Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the dimensions of physical quantities. What is dimensional equation? What is dimensional analysis? What are the uses of dimensional analysis? And what are its limitations? This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISC and different state boards, and also for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. इससे पहले कि हम डायमेंशन की बात करें, हम ये जान लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज क्या हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, वो सबसे सिंपलर है, सबसे बेसिक चीज है। मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ना तो हम मास को टाइम से निकाल सकते हैं, ना लेंथ को मास से निकाल सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ऑल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। ना तो हम इसको इससे सिंपल किसी चीज में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं। मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। एसआई में मास, लेंथ और टाइम के अलावे के पास इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसके अलावा दो सब यूनिट भी हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे स्पीड हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, ये सारी चीजें जो हैं सो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स में। इफ वी टेक लेंथ एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एरिया बिकम्स ए डेराइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि हम एरिया को डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिस्टेंस ही हैं और दोनों का मेजरमेंट जो होगा जो फंडामेंटल यूनिट लेंथ के रूप में होगा। ओके, उसी तरह से यदि हम लेंथ और टाइम को माने फंडामेंटल क्वांटिटी, तो स्पीड हो गया हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज ए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। अब आइए हम बात करें डायमेंशन की। जितने भी डिराइव क्वांटिटीज हैं उनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, उससे उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी जो है उसको हम बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं विद डिफरेंट पावर्स। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमें लिखना है स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस एल अपॉन टाइम। ठीक है, ये हुआ, इसको लिखे एल टी का पावर -1। यहाँ एल का पावर भी 1 है। इट इज implied when no power is given, the power is 1, एल टी का पावर -1। तो ये जो पावर है एल का 1 और टी का पावर है -1, टी का पावर आपका -1 है। इसे हम बोलते हैं डायमेंशन है स्पीड में लेंथ और टाइम का। तो लेंथ का डायमेंशन स्पीड में 1 है, टाइम का डायमेंशन लेंथ में -1 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मोमेंटम। वी डिफाइन मोमेंटम एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसलिए हम मोमेंटम को एक्सप्रेस कर सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम टू द पावर -1।
ठीक है, तो देखिए मास का पावर क्या है, मास का पावर 1 है, डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 है, टाइम का पावर -1 है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या मास, लेंथ एंड टाइम इन मोमेंटम आर 1, 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चीज लेफ्ट साइड में है वही चीज राइट साइड में भी है। मतलब हम मोमेंटम लिखें या मोमेंटम के बदले में लिखें मास इंटू डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टू द पावर -1। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसलिए यदि हम लिखते हैं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिखे हैं और सबके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, सो वी हैव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लेंथ अपॉन टाइम, या वो एवरेज वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, जैसे भी हो। सो दिस इज एल टू डी टू पावर -1। ठीक है, ये सारे जो हैं सो एक ही तरीके से एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटी के फॉर्म में, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मोमेंटम को बेस क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम के रूप में एक्सप्रेस किया है यहाँ इक्वेशन 1 में। तो मोमेंटम को हम क्या करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लोज करते हैं, जो सिर्फ ये बताता है कि मोमेंटम जो है यहाँ पर सिर्फ हम इसके यूनिट की बात कर रहे हैं और इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। मास, लेंथ और टाइम लिखने के बदले हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को k से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, करंट को I से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। देखिए इक्वेशन 2 हमारा है, लेफ्ट साइड मोमेंटम है, राइट साइड में ये वैल्यू दिया हुआ है ml t का पावर -1। तो राइट साइड जो है क्वेश्चन 2 का, इसे हम बोलते हैं दैट दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ मोमेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ मोमेंटम का। और पूरे की बात करेंगे अगर हम, तो इक्वेशन 2 को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। पूरे इक्वेशन की बात करें, सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन, वेयर एज mlt to the power -1 is dimensional formula for momentum। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट shows which fundamental quantities and which power enter into the derived unit of a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज और किस पावर में अपीयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे मोमेंटम में हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, ये तीन चीजें हैं। m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t का पावर -1 है। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का। कौन कौन क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं और किस पावर में है, ये दोनों यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन जो है हम मोमेंटम को इक्वेट करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। ये आप जानते हैं किसी इक्वेशन में दो साइड होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हुआ, एंड दिस इज सिंपली mlt to the power -1 इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। टेबल 1 में हम दिखा रहे हैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला और उनके एसआई यूनिट। देखिए एरिया, एरिया क्या हुआ हमारा, एरिया हुआ हमारा, एरिया हुआ हमारा
देखिए, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ बनाते हैं एल में, ब्रेड्थ की डिस्टेंस ही है, तो दिस इज ऑल्सो एल, सो दिस इज एल स्क्वायर। एरिया में मास नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए पावर लिखा गया है एम का पावर 0, एल स्क्वायर, एंड दिस इज टी टू पावर 0, सो दिस इज सिंपली एल स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो एल स्क्वायर, इजंट इट? उसी तरीके से वेलोसिटी का है एल टी टू द पावर -1। ये एल स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का इकाई क्या होता है? मीटर, सो दिस इज मीटर स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? डंपिंग फॉर्मूला एम टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -1। लेंथ है, लेंथ नापते हैं मीटर में, सो दिस इज मीटर, एंड टाइम टू द पावर टी टू द पावर -1, सो दिस इज सेकंड टू द पावर -1, सो दिस इज मीटर पर सेकंड। उसी पर एक्सलेशन है, लीनियर मोमेंटम है, इम्पल्स हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैं, फोर्स है। फोर्स क्या हुआ? देखिए, फोर्स जो है ये हो गया आपका, फोर्स इज मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है? मास का हो गया क्या? एम, और एक्सलेशन कितना हो गया? एल टी टू द पावर -2। फोर्स कितना लिखेंगे फोर्स के बारे में हम? डायमेंशनल फॉर्मूला उसका एम एल टी का पावर -2, विच इज रिटन हियर, ठीक है? यहाँ लिखा गया है ये। इसकी इकाई क्या है, इसका यूनिट? दैट इज न्यूटन। प्रेशर है, प्रेशर का हुआ एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, इसका यूनिट है पास्कल। देन वी हैव एनर्जी। एनर्जी का आप देखिएगा, तो एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी नथिंग बट वर्क डन, ठीक है ना? एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो गया? एम एल टी का पावर -2, डिस्टेंस हो गया एल, सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी पावर -2, विच इज रिटन हियर, ठीक है ना? ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2, एंड एनर्जी का यूनिट क्या हुआ हमारा? जूल, ठीक है? इसी प्रकार थर्मल कंडक्टिविटी का ये है डायमेंशनल फार्मूला, ये उसकी इकाई है। गैस कांस्टेंट का ये है डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज दी यूनिट। पावर का है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, and this is what is the SI unit. Strain, this is the ratio of two lengths, so it has no dimension, so it has no unit. Surface tension क्या पढ़ेंगे आगे चल के, इसका डायमेंशन है m to the power -2, and the SI unit is Newton per meter. We have coefficient of viscosity, Boltzmann constant, Planck constant, specific heat capacity, इन सबके ये डायमेंशनल फार्मूला है, और राइट साइड में उसके यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है? इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। टेबल 2 में दिखा रहे हैं हम डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विद देयर एसआई यूनिट्स। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। इन सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, दिस विल बी कवर्ड इन क्लास 12। वहां पाएंगे कि दीज आर द डायमेंशनल फार्मूला एंड दीज आर देयर यूनिट्स। तो फर्स्ट कॉलम में दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सेकंड कॉलम दिखा रहा है करस्पॉन्डिंग उनका डायमेंशनल फार्मूला, और थर्ड कॉलम दिखा रहा है उनका एसआई यूनिट्स। ओके, एक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। वो ये कहता है कि किसी इक्वेशन के दोनों तरफ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। So the principle of homogeneity of dimensions states that
dimensions of the fundamental quantities on two sides of an equation must be the same. सरल भाषा में इसका मतलब हुआ कि कोई इक्वेशन है तो अगर लेफ्ट साइड में एरिया है तो राइट साइड में एरिया ही होगा, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है तो राइट साइड में वॉल्यूम होगा। आई कैन कंपेयर एरिया विथ एरिया, वॉल्यूम विथ वॉल्यूम, लेंथ विथ लेंथ, एंड आई कैनॉट कंपेयर लेंथ विथ एरिया। ठीक है ना? हम दो समान चीजों को ऐड कर सकते हैं, दो समान तरह की चीजों को घटा सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कोई इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है, उसके दोनों तरफ अगर वो सही है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस इक्वेशन के दोनों ओर समान होनी चाहिए। ओके? सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि हम दो समान चीजों को ही कंपेयर कर सकते हैं। आई कैन कंपेयर लेंथ विथ लेंथ, आई कैन कंपेयर मास विथ मास, आई कैन कंपेयर टाइम विथ टाइम, आई कैन नॉट कंपेयर फोर्स विथ लेंथ, आई कैन नॉट कंपेयर मोमेंटम विथ वॉल्यूम। ठीक है ना? यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, हम समान चीजों को ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर इक्वेशन के दो तरफ दो चीजें हैं तो दोनों ओर का जो यूनिट है वो समान ही होना चाहिए। ओके? अब आइए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज क्या क्या हैं। पहला क्वांटिटी हो सकता है डायमेंशनल वेरिएबल। ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो वेरिएबल हैं उनका डायमेंशन भी है। वेलोसिटी में वेरी, एक्सेलरेशन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, फोर्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन उनका डायमेंशन तो है। तो ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक? दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हैं लेकिन उनका डायमेंशन है, जैसे लाइट की वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है लेकिन चूंकि वेलोसिटी है इट हैज डायमेंशन। ठीक है ना? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशन है, उसकी इकाई है, उसका यूनिट है। A few examples are velocity, flight in vacuum, gravitational constant, velocity of electromagnetic waves in free space, etc. एक है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल हैं लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है। These are quantities which are variable and yet have no dimension. एग्जाम्पल क्या है उनके? स्पेसिफिक ग्रेविटी, strain, angle, and so on. Such quantities are also called numeric. एक है आपका नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, उनका कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे पाई है, कोई नंबर है 22, नंबर है 5, नंबर है 9, 10.2, 5.1, ये कांस्टेंट है, वह कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये चार तरह के डिफरेंट क्वांटिटीज हम एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है? अब ये देखते हैं व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। The analysis of dimensions of various physical quantities involved in dimensional equation is known as dimensional analysis. ठीक है? डायमेंशनल इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, उनके एनालिसिस को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसके उपयोग तीन तरह के हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट इज कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। The method of dimensional analysis can be used to convert one system of units into another. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। So using this method, you can find the conversion factor for the units of a derived physical quantity from one system to another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे
तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, ये हम इससे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इन SI. Convert 1 Newton into dyne. Dyne is the unit of force in CGS system. देखिए, फोर्स को हमने लिखा है सिंबॉलिकली F से, इसको दे दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है फोर्स का, mL T⁻²। ये हम देख चुके हैं पहले। एज्यूम कीजिए कि 1 Newton is equal to x time. So we have 1 Newton is 1 kilogram into 1 meter into 1 second⁻²। ठीक है ना। मास लेंथ टाइम का पावर -2। मास होता है किलोग्राम में SI में, लेंथ होता है मीटर में, टाइम हुआ सेकंड में। सो दिस इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इंटू 1 second⁻²। एंड 1 डाइन, एक डाइन है यूनिट फोर्स का CGS में। तो CGS में मास होता है ग्राम में, लेंथ होता है सेंटीमीटर में, टाइम होता है सेकंड में। इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 second⁻²। सो वी हैव 1 Newton/1 डाइन। कितना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ 1 Newton हियर एंड 1 डाइन हियर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वन, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए न्यूमेरेटर में है 1 किलोग्राम, नीचे में है 1 ग्राम। ये है न्यूमेरेटर में 1 मीटर और डिनोमिनेटर में है 1 सेंटीमीटर। ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये आपका कैंसिल हो गया। सो 1 Newton/1 डाइन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। और ये हुआ, नीचे में है डिनोमिनेटर में ग्राम, सो दिस ग्राम विल कैंसिल विथ दिस ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, सो दिस इज 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर। सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट। यहाँ क्या हो गया, 1000 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा 100। दिस इज 1000 इंटू 100, so this is 10⁵. Therefore 1 Newton is 10⁵ dyne. So if a dimensional formula of a derived quantity is known, we can find the conversion factor for conversion from one system of units into another. यहाँ देखिए ये डाइन चला गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 Newton is 10⁵ dyne. So this is the conversion factor. So if you want to convert Newton, which is the unit of force in SI system, into dyne, the conversion factor is 10⁵. Okay. दूसरा यूज है, you can check whether a given equation is correct or not. ठीक है, क्या जांचना हो कि इक्वेशन अगर है सही, तो इक्वेशन के दोनों ओर जो यूनिट है वो समान होना चाहिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं। आई कैन कंपेयर डिस्टेंस विद डिस्टेंस, कंपेयर टाइम विद टाइम, आई कैन नॉट कंपेयर डिस्टेंस विद वेलोसिटी। तो लेफ्ट साइड में अगर एस है एंड दिस इज डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, मीटर। दोनों ओर जो यूनिट्स हैं वो समान होने चाहिए, यदि हमारा इक्वेशन सही है तो, ठीक है ना। So we use the principle of homogeneity to check whether a given equation is dimensionally correct. If the dimensions of base quantities on both sides of an equation are not the same, दोनों ओर अगर बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन समान नहीं है, द इक्वेशन इज नेसेसरीली रॉन्ग एंड वी टेस्ट नो फर्दर। इक्वेशन वास्तव में गलत है, बिल्कुल गलत है, और हमको आगे कुछ जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन the dimension of base quantities on both sides of an equation are the same, दोनों डायमेंशन बेस क्वांटिटीज के समान हैं, इक्वेशन में बी करेक्ट। में बी करेक्ट का मतलब वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी से मे बी करेक्ट only to emphasize
the fact that in the dimensional analysis we equate only the types of quantities that enter into an equation, but not the magnitude of quantities on both sides of the equation. ठीक है ना? दोनों हम खाली इकाई को देखते हैं, दोनों ओर के यूनिट जो है सो एक है कि नहीं यही देखते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी बात हम नहीं करते हैं। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, AC is 2ut plus 3AT स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये इक्वेशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, और आप देखे होंगे ये इक्वेशन सही नहीं है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है ut प्लस हाफ AT। इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना? ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन गलत है। देखने से लगता है, लेकिन हमको टेस्ट करना है कि सही है या नहीं। देखिए यहाँ ut है, दिस इज ut है, यहाँ भी ut है, यहाँ 3AT स्क्वायर है, यहाँ AT स्क्वायर यहाँ भी है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 3 है। तो इक्वेशन तो लगता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ओर के न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए इक्वेशन करेक्ट नहीं है ये। On the left side, the dimension is that of length। ये आपका डायमेंशन है लंबाई का। राइट साइड में देखिए ये है ut। u का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला u का वेलोसिटी है LT का पावर -1, और ये है आपका t, तो दिस इज t, सो दिस इज अगेन l। ठीक है, फर्स्ट टर्म l हो गया इसका। यहाँ देखिए ये AT स्क्वायर, ये हुआ एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर्मूला इज LT का पावर -2, and then this is t square, so this is t square, so this is also equal to L। The dimension of all the terms, whether it is on the left hand side or on the right hand side, is that of length। So ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना? लेकिन हम जानते हैं कि ये इक्वेशन सही नहीं है, और जो सही इक्वेशन है वो है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर हमने लिखा है 3, ये 2, ये सब का पता लगाना इसके द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, इसी किसी और मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ओर के डायमेंशन तो समान है, लेफ्ट साइड भी लेंथ है, राइट साइड भी लेंथ है, लेकिन ये इक्वेशन सही नहीं है, इसलिए कि जो एक्चुअल इक्वेशन है वो हमारा है इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेट अस नाउ सी एन एग्जांपल। Check the correctness of the equation v square is u square plus 2ax, where v is the final velocity, u is the initial velocity, and x is the distance covered, and a is the acceleration. Okay, we will check whether this equation is correct or not। करेक्ट का मतलब ये है कि दोनों ओर के डायमेंशन बेस क्वांटिटीज के एक समान होने चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट की ही बात करता है। जो यूनिट को टेस्ट करता है, इक्वेशन सही है तो लंबाई जो है सो लंबाई के बराबर होगा। वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंपेयर वॉल्यूम विथ फोर्स और वेलोसिटी विथ मोमेंटम। ठीक है, तो यही देखना है कि दोनों ओर के जो बेस क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन एक है। क्लियर? तो देखिए v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी, सो डायमेंशन इज l t टू द पावर -1। इसका स्क्वायर है तो ये हो गया l स्क्वायर t का पावर -2। u इज द वेलोसिटी, डायमेंशन इज l t टू द पावर -1, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, सो दिस इज l स्क्वायर t टू द पावर -1, एंड देन 2ax। 2 तो प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। a है एक्सलरेशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन इज l t to the power -2, and for x we have L, so this is L square t to the power -2। So on the left hand side the dimensional formula is L square t to the power -2, on the right side for the first term the dimensional formula is L square t to the power -2, and for 2ax for the second term on the right hand side the dimensional formula is again L square to the power -2। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन जो है बेस क्वांटिटीज के समान हैं, इसलिए इक्वेशन हमारा जो है सो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि लेफ्ट साइड में का ये है और राइट साइड में ये दोनों का एडिशन है। तो ये जो है दिस इज एल स्क्वायर टी का पावर -2 प्लस एल स्क्वायर टी का पावर -2, प्लीज दिस इज एल स्क्वायर टी का पावर -2, क्योंकि दिस इज अ यूनिट, दिस इज ऑल्सो यूनिट। अगर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो दो यूनिट को जोड़ने से क्या मिलेगा? यूनिट। जैसे मीटर को जोड़िएगा मीटर में तो क्या मिलेगा? मीटर। ठीक है ना? मास को जोड़िएगा मास में, क्या मिलेगा? मास। सो इट इज रॉन्ग टू राइट हियर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 प्लस एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। दिस इज रॉन्ग टू राइट लाइक दिस। दिस सिंपली इक्वल टू एल स्क्वायर टी का पावर -2, क्योंकि मास का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? किलोग्राम। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरी बात ध्यान देने की है कि हमने देखा है ये यहाँ पर आपका है 2ax। ठीक है, हम सिर्फ बात करते हैं यूनिट की, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर ये 2ax राइट साइड में ये 2ax हो, या इक्वेशन हमारा ऐसे हो वी स्क्वायर इज 2u² प्लस 3ax, या वी स्क्वायर 5v² इज 8u² प्लस 9ax। ये सब इक्वेशन जो है सो डायमेंशनली करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है डायमेंशनली और ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इक्वेशन गलत है, वी नो दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इक्वेशन हमारा जो सही इक्वेशन है वो सिर्फ क्या है? दैट इक्वेशन इज सिंपली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है ना? तो डायमेंशनली तो ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली न ये करेक्ट है न ये करेक्ट है। इक्वेशन जो करेक्ट है असल में वो आपका ये इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से हम सिर्फ इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने की ही जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड क्या है? थर्ड है to derive a physical relationship between different physical quantities. If a physical quantity can be written as a product of different physical quantities which are raised to different powers, then the method of dimensions may be used to derive a relationship between them. We will state it by an example. देखिए, find the time period of a simple pendulum at a place where the acceleration due to gravity is g, mass of the bob is m, length of the pendulum is l। हमें टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, जिसका बॉब का मास m है, पेंडुलम की लंबाई l है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस जगह पर g है। तो कैसे निकालेंगे? हम ये मानते हैं कि मान लीजिए टाइम पीरियड जो है ये वेरी कर रहा है m का पावर a से। हमने पढ़ा है पहले भी कि टाइम पीरियड जो है सो सिंपल पेंडुलम का बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो हम अभी दिखाएंगे आपको कि वास्तव में हमने अगर मान लिया है कि टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड करता है तो ए का मान 0 होगा। ठीक है, हम देखेंगे अभी, लेकिन चूंकि सवाल में दे रहा है कि बॉब के मास पर डिपेंड करता है, हमने लिख दिया इसको इस तरह से। ये भी मानते हैं लेंथ पर डिपेंड करता है तो लेंथ का पावर बी है, टाइम पर डिपेंड करता है तो टाइम का पावर सी है। तीनों कंबाइन कीजिए
तो क्या मिलेगा? t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, और t इक्वल टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, जहाँ k एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं है। ओके, एंड a b c आर दी डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इक्वेशन 1 फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब इक्वेशन 1 में दोनों तरफ के क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। लेफ्ट साइड में आपका टाइम है, दिस इज इक्वल टू टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये कांस्टेंट है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पर। मास है, मास के हम लिखते हैं कैपिटल M टू द पावर A, L टू द पावर B, और ये है आपका एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? L t का पावर -2। तो इसका पावर यहाँ पर C है, क्योंकि यहाँ पर C पावर से इरेज किया गया है। अब देखिए, ये हो गया हमारा डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए मास नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, m का पावर 0, l का पावर 0t, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। l रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये अगर है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करने से क्या होगा, दोनों तरफ m, l और t के जो डायमेंशंस हैं उनको इक्वेट करने में आसानी होगी। अब इक्वेट कीजिए, राइट साइड में देखिए m का डायमेंशन है a, लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है? 0, सो a इज 0, ठीक है। राइट साइड में l का डायमेंशन है b प्लस सी, लेफ्ट साइड में है 0, सो b प्लस सी इज 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -c। t का डायमेंशन है राइट साइड में -2c, लेफ्ट साइड में है 1, क्योंकि t का पावर कुछ दिया हुआ नहीं यहाँ पर है, पावर नहीं देते हैं, उसका मतलब उसका पावर कितना है? 1 है। सो -2c इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो c इज इक्वल टू -हाफ हो गया। देखिए a हो गया 0, b हो गया आपका -c, और c चूंकि -हाफ है, इसलिए b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा आपका यहाँ पर -c। तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, isn't it? So this is plus half and c is -हाफ। इन सारे वैल्यूज को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, क्या मिलता है? t इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर 0, l टू द पावर हाफ, g टू द पावर -हाफ। तो m का पावर 0 का मतलब 1, l का पावर हाफ मतलब √l, g का पावर -हाफ मतलब 1/g का पावर हाफ। सो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स √l/g, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। So this is the required equation or expression where k is a non-dimensional constant। हम बता चुके हैं पहले आपको कि जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट हैं उनका वैल्यू इस मेथड से नहीं निकल सकता है, इसको किसी और तरीके से निकालना होगा। तो आपको अगर ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए, निकालिए टाइम पीरियड, तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। या यदि आपको पता है कि k का मान कितना है, एक्चुअली k इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो होता है ना, तब ना होता है t इक्वल टू 2 पाई √l/g। तो अगर याद है k का मान आपको, तो आप यहाँ लिख दीजिए बाय एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू 2 पाई एंड देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई √l/g। नहीं आता है, याद है k का मान, मत लिखिए, यहाँ तक लिखना भी ठीक है, पूरा नंबर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। वी नाउ कम टू द limitations of dimensional analysis। The first limitation is that it gives no information about the pure numeric and non-dimensional constant involved in various physical relationships and which have to be determined by separate calculation or experiment। जो प्योर न्यूमेरिक है किसी इक्वेशन में या नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है, और हमें
का वैल्यू निकालना है किसी और मेथड से। जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। अभी हमने एग्जाम्पल देखा है, हमने एस्टेब्लिश किया है टी इक्वल टू के टाइम्स रूट ओवर एल अपॉन जी। ठीक है, तो के का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये 2 पाई है, ये हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे निकालने के लिए कोई और तरीका हमको खोजना होगा, किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू इस तरीके से निकालना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारा इक्वेशन ये सही है, इफ दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, देन v square is u square plus as is also dimensionally correct. So according to the dimensional analysis, this equation is also correct. V square is u square plus 5as. This is also dimensionally correct. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर है वो है 1। यहाँ पर, यहाँ है फैक्टर 5। तो चाहे वो 2 हो, 1 हो, 5 हो, सब केस के लिए ये इक्वेशन सारे डायमेंशनली करेक्ट हैं। ओके, क्योंकि हम इसका वैल्यू इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? सेकंड है कि इसका यूज उसी जगह हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में जो पावर फंक्शन है। यदि कोई रिलेशनशिप है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, तो वो इसके दायरे से बाहर है। ऐसे रिलेशनशिप को हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, या refractive index of a medium is given by mu equal to sin I upon sin R। क्या पढ़े होंगे? तो ये इक्वेशन है वो, चाहे आपका ये इक्वेशन है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन क्या है? इससे इक्वेशन को या रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है जितने अननोन क्वांटिटीज हैं उतने हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए। एम, एल और टी, इन तीनों के डायमेंशन को इक्वेट करेंगे हम, तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। यदि कोई इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं तो उसको इस मेथड से एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। जैसे इन केस ऑफ द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वन इक्वेशन इज दिस: S stands for the surface tension of liquid, H is the height through which the liquid rises in a capillary tube of radius r, density rho, at a place where the acceleration due to gravity is g। ठीक है, और यहाँ एक cos थीटा है, इसलिए ये भी इन्वॉल्व कर रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 4, एच, आर, रो, जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस मेथड से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम, एल और टी का डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो 3 इक्वेशन मिलेंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं। मोरओवर वी हैव ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा, तो इस इक्वेशन को इस मेथड से एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो हमें एटलीस्ट एक इक्वेशन पता होना चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी आती हो। जैसे द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी appears in this formula। ठीक है, दिस इज माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में है। तो हमें चाहे ये पता हो इक्वेशन, या ये पता हो, या दूसरा कोई और इक्वेशन है जिसमें ईटा आ रहा हो वो पता हो, तभी हम इसको हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का। नहीं तो ये संभव नहीं है इसको निकाल पाना।
I should know at least one physical quantity in which, or one equation in which this quantity appears, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. And last is, it gives you no information about the nature of the quantities. क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है वो स्केलर है या वेक्टर, इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है. Okay, so there are the 5 limitations of dimensional analysis. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.